हेलो गाइस। सो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसके हमने अब तक 8 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं और आज का जो लेक्चर है वो 9th लेक्चर होगा। ठीक है। और आई थिंक जो ऑडियंस का रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा था। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें अपन देखेंगे कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एवरी ईयर एटलीस्ट वन क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट ओनली, राइट। सो अपन देखेंगे वन बाय वन कि देखो विशिष्ट कौन कौन से पार्ट है, कौन से केस में उन्होंने बोला। ठीक है। पार्लियामेंट के मीटिंग पावर को क्या क्या है, पार्लियामेंट का कैसे अमेंडमेंट होता है, पूरा प्रोसीजर। तो वन बाय वन अपन सब कुछ देखेंगे। ठीक है। पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट साहब को उनको क्या होता है, वीटो नहीं इस पे सिंपल। तो कौन कौन सी मेजोरिटीज होती है ये भी अपन देखेंगे और कौन कौन से अमेंडमेंट्स के टाइप्स हैं उनके एग्जांपल्स को अपन इसमें देखेंगे। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, राइट। And I think this video is going to be lecture is going to be very helpful for you. Okay, so without wasting time let's start. So देखो, अमेंडमेंट का मतलब होता है कि चेंज करना किसी चीज को। तो देखो चेंज क्यों करना पड़ेगा भाई, चेंज करने की जरूरत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स ने, राइट। सो लाइक वेयर इज द नीड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो नीड क्यों है, क्योंकि देखो सिचुएशंस क्या होती है, चेंज होती जाती है। ठीक है। अब जैसे 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स हुआ था, अब आज 2024 है। ठीक है। अब इतने सालों के बाद बहुत सारी चीजें चेंज होगी ना, राइट। बहुत सारी डिमांड्स चेंज हो गई है, नीड्स चेंज हो गई है, कंडीशंस चेंज होगी। जैसे उस टाइम पे डिजिटल इंडिया नहीं था, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था। ठीक है। उतना एआई का सिस्टम नहीं था। ठीक है। इतने साइबर फ्रॉड नहीं हो रहे थे। ठीक है। तो ये सब चीजें हो रही थी। तो अब क्या बोल रहा है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अपने आप को ऑर्डर करने के लिए, मतलब अपने आप को चेंजिंग सिचुएशन है और नीड्स और डिमांड्स उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने के लिए क्या करता है, अमेंडमेंट को अलाउ करता है। सिंपल है। तो जैसे कि अदर कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ल्ड में सिंपल ये होता है, उसमें भी अमेंडमेंट होता है। ठीक है। ये हो सकता है कि अमेंडमेंट का जो लाइक टफ हो सकता है या इजी हो सकता है, सिंपल है। तो देखो अमेंडमेंट्स एक्चुअली जनरली उसको दो कैटेगरी में मतलब डिवाइड किया जाता है कि या तो टफ है या बहुत ज्यादा इजी है, सिंपल है। तो एक तो एक ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा इजी है, उसको अमेंड करना बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है। जैसे ऑर्डिनरी अपन लोग पास करते हैं ना, ठीक है। तो उसका जो प्रोसीजर है ब्रिटेन में वो बहुत ही ज्यादा इजी है, उसको मतलब क्या करना, अमेंडमेंट करना। जबकि यूएसए में क्या है, यूएसए में ऐसा नहीं, यूएसए में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपको अमेंडमेंट करना है ना तो उसके लिए बहुत सारी मतलब आपको बहुत बड़ी मेजोरिटी चाहिए होती है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है अमेंडमेंट करने की यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। बट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि हमने देखा था, हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सीरीज में देखा था कि इंडिया का जो शेडेड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखा था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो सिंथेसिस ऑफ बोथ है। जैसे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी यहाँ पे नहीं है, ना ही जुडिशियल सुप्रीमेसी, हमारे यहाँ पे बीच लिए पॉपुलर सोवरेनिटी है। ठीक है। लोगों का ज्यादा पावर दिया है, सिंपल। उसी टाइप में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना ही ज्यादा रिजिड है। ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला, मतलब जिसको आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, उसमें नई प्रोविजन ऐड कर सकते हो, उसको रिपील कर सकते हो। ठीक है। और रिजिड का मतलब आप उसको कर ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा टफ है आपके लिए। बट इंडिया का ऐसा नहीं, इंडिया का ना तो रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल। इंडिया का क्या है, सिंथेसिस ऑफ बोथ। सिंथेसिस ऑफ बोथ का मतलब है कि कुछ प्रोविजन तो फ्लेक्सिबली आप इजीली आप उसको चेंज कर सकते हो, और कुछ प्रोविजन ऐसे उनको आप क्या कर सकते हो, उनको आप उसको चेंज करने के लिए आपको क्या होता है, काफी रिजिड प्रोसीजर है। ठीक है। सिंपल। तो देखो अमेंडमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो आपको आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसमें दिया गया है कि अमेंडमेंट कैसे करना है, कौन तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं, अमेंडमेंट का प्रोसीजर सब कुछ क्या है उसमें आर्टिकल 368 में दे रखा है। और ये आर्टिकल, ये जो आपके आर्टिकल किसके अंदर आता है, पार्ट 20 क्या 120 के अंदर आता है। देखो यूपीएससी प्रीलिम 2024 में अगर आपने उसके पेपर्स देखे हैं, अगर आपने दिया भी हो या पेपर भी देखा हो, तो आपको पता होगा किस पर यूपीएससी का करी, इवन आर्टिकल्स जो मेजर आर्टिकल्स उनका मतलब उसमें स्टेटमेंट दे दी है कि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये है क्या, ठीक है, ये प्रोविजन है क्या, या जैसे इमरजेंसी का प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, कौन से पार्ट में, आर्टिकल जो 368 कौन से पार्ट के अंदर आता है। ठीक है। तो ऐसे मेजर मेजर चीजें पूछ रही है। इवन म्युनिसिपैलिटी का भी आई थिंक पूछा था कि कौन से पार्ट में है, पंचायती राज के साथ। ठीक है। तो आपको थोड़ा मेट देखो सारे तो ऑब्वियसली आप याद करने जाओगे तो उसका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत कम है, आपको मतलब पीछे रह जाओगे। सिंपल। तो स्मार्टनेस वही होती है कि आप वो पढ़ो जिसके आने के चांसेस ज्यादा है, जिसमें मतलब आप मेहनत कम करें, उसका आउटपुट बहुत ज्यादा है। सिंपल है। तो आप क्या करोगे, इसको देखो सारे याद करने के चक्कर में तो सब लाइक एक तो कंफ्यूजन होता जाएगा और बहुत बार याद को पढ़ना पड़ेगा आपको, तो इतना टाइम है नहीं ना, सिलेबस तो बहुत बड़ा वास्ट है यूपीएससी का, राइट। तो इतना चीजें पॉसिबल नहीं। तो आप क्या करो, मेजर मेजर जो आर्टिकल्स है, जो उनका जो कौन सा आर्टिकल कौन से पार्ट के अंदर, वो आपको याद रखना है, बस इतना सा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो देखो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन वो दे रखा है, प्लस पार्ट कौन से पार्ट के अंदर आता है, पार्ट 20 के अंदर आता है। सिंपल। इतना सा आपको याद रखना है। हाँ सिंपल है। तो आपको बताया कि पार्लियामेंट की पावर क्या हमारे यहाँ पे देखो इंडिया में देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कौन अमेंड कर सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। सिंपल है। स्टेट लेजिस्लेचर को इसमें कोई पावर नहीं दी गई है विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही वो इनिशिएट कर सकती है। जबकि यूएसए में क्या है, यूएसए में ना आई थिंक जो स्टेट्स है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के
जो प्रोसीजर है उसको वो क्या इनिशिएट कर सकते हैं कि जैसे उन्होंने बोल दिया कि हम इस तरह का अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चाहते हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड में भी ऐसा है, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, सिंपल। स्विट्जरलैंड इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। वहाँ पे सीधे मतलब रिकॉल ऐसे होते हैं, ठीक है। आप सीधा अगर कोई एमपी एमएलए अच्छा काम नहीं करे तो आप उसको हटा सकते हो इमीडिएटली, ठीक है। तो काफी चीजें होती है वहाँ पे, अपन देखेंगे आगे, ठीक है। तो पार्लियामेंट को ही पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, आर्टिकल 368 पार्ट 20 के अंदर पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और हाँ, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को रिपील कर सकती है, एड कर सकती है, वेरिएशन कर सकती है। देखो ये यूपीएससी बिल 2024 में क्वेश्चन है, देखो दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो ये पूछा है, ठीक है, इससे रिलेटेड कौन से पार्ट में आता है, आर्टिकल 368 प्लस एक ये पूछा है कि पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर में कौन कौन सी चीजें, देखो थ्रू द अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट क्या क्या कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो रिपील कर सकती है, एक एडिशन कर सकती है, वेरिएशन कर सकती है, उसको थोड़ा चेंज कर सकती है, सिंपल। तो ये तीनों, और मैं मेरा एक्चुअली गलत हो, देखो मैंने क्या किया अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों मेरा गलत कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कोई भी प्रोविजन ऐड कर सकती है, कोई भी प्रोविजन रिवील कर सकती है, रिपील मतलब हटा सकती है जो प्रेजेंट में है भी, और वेरिएशन मतलब उसको टेक्स्ट को थोड़ा चेंज कर सकती है, सिंपल, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि पार्लियामेंट है ना, हमारी जो पार्लियामेंट है, पहले देखो 1971 से पहले तो ये था कि पार्लियामेंट कोई भी प्रोविजन चेंज कर सकती है, बट 1971 में 1973 सॉरी 1973 है सही, आई थिंक 1971 है, ठीक है, ओके। तो जब केशवानंद भारती केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है, केशवानंद जो केरला के थे, ठीक है, और ठीक है, उनको लैंड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर था, ठीक है, वो काफी मतलब ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि देखो उससे पहले पार्लियामेंट मतलब जो मन चाहे वो कर रही थी, ठीक है, कुछ भी अमेंड कर रही थी, बट जब केशवानंद भारती केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर का ही कॉन्सेप्ट दिया नया, ठीक है। तो कि भाई अब बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आप चेंज नहीं कर सकते इवन थ्रू द अंडर द आर्टिकल 368। तो पार्लियामेंट के पास दो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दी है कि आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, यू नो, एंड नीड्स ऑफ द टाइम, राइट। बट ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया केशवानंद भारती केस में कि इवन पार्लियामेंट कांट अमेंड सम ऑफ द प्रोविजंस व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो हम पढ़ते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या था। तो केशवानंद भारती केस यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है, आप याद रखिए कि 24 अप्रैल को आता है ये, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, वन ऑफ द लाइक मोस्ट सिग्निफिकेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अब बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, आप समझते हैं इसको, ठीक है, कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। अब सिंपल है भाई, पार्लियामेंट क्या क्या कर सकती है, मैंने पहले ही बोला है कोई भी प्रोविजन रिपील कर सकती है, बट जब अब क्या करती है सुप्रीम कोर्ट ने 1971 से पहले क्या करा, कुछ भी प्रोविजन चेंज कर सकती थी, ठीक है। अब 1971 में जब उन्होंने केशवानंद भारती केस में क्लैरिफाई कर दिया कि ठीक है आप अमेंडिंग पावर है आपके पास, पार्लियामेंट को बोला कि हाँ दो यू हैव अमेंडिंग पावर थ्रू आर्टिकल अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बट इट डजंट मीन यू कैन स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली, आप जो मन के आपने मतलब ठीक है ऐड कर दिया, कुछ भी हटा दिया, ऐसे थोड़ी होता है, आप डेमोक्रेसी को हटा दो, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि आप क्या करना है, आपके पास obviously amending power है, parliament can amend any part of the constitution, any provision of the constitution, any article of the constitution, but without affecting the basic structure of the constitution। समझे आप, बेसिक स्ट्रक्चर का वही है कि कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स है बेसिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, उनको पार्लियामेंट जैसे डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, ठीक है, फेयर इलेक्शंस है, अपन देखेंगे ये सब कुछ है, ठीक है। तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, सिंपल है। पार्लियामेंट के पास कितनी मेजोरिटी हो, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव होती है उसके पास, रूलिंग गवर्नमेंट के पास कितनी मेजोरिटी डजंट मैटर, आपके पास 500 लाइक लोकसभा के मेंबर्स आ जाए आउट ऑफ 543, तब भी आप है ना कुछ चीजों को चेंज नहीं कर सकते, सिंपल है ना, सिंपल। तो वो आपने सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कई मैटर्स में इसको डिफाइन भी किया, धीरे धीरे कुछ मतलब जो मैटर्स उसको बताया कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसके पार्ट्स है बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है कि इस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी चीज नहीं है, ठीक है, सबसे ऊपर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, कोई भी गवर्नमेंट अगर चाहे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देते हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स हो रही थी, मतलब 2019 के इलेक्शन में भी हो रही थी, 2024 के इलेक्शन में भी हो रही थी, कि अगर रूलिंग जो पार्टी इफ कम अगेंस्ट यू नो अगर फिर से पावर में आएगी तो क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देगी, कॉन्स्टिट्यूशन को। बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। लाइक आप कितना भी कर लो बट ये हटा नहीं सकती, चाहे रूलिंग पार्टी के पास कितनी भी यू नो मेजोरिटी, लैंडमार्क मेजोरिटी हो, 545 लाइक 543 हो जाएगी उसके पास मेंबर्स, तभी वो क्या नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रैप नहीं कर सकती, सिंपल है ना। तो सबसे इंडिया में सबसे ऊपर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, तो उससे कोई सुप्रीम है नहीं अथॉरिटी, सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर। उसके बाद है सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री।
सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री का मतलब है कि इस जो हमारी कंट्री इंडिया है ये एक अपने आप में सोवरेन है, इससे ऊपर ना तो कोई अथॉरिटी है, कंट्री अपने आप में सोवरेन है, कंट्री अपने अफेयर्स एक्सटर्नल इंटरनल अफेयर खुद कंडक्ट कर सकती है, उसे किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ठीक है, ना ही वो किसी के ऊपर डिपेंडेंस है, ठीक है। तो वो अपने आप में क्या है, सोवरेन है। सोवरेन का अपन देखेंगे अभी, जो अपन देखेंगे प्रीएम्बल जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन में भी सोवरेन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो अपन उसको डिटेल में देखेंगे सोवरेन का और मीनिंग्स क्या क्या होते हैं, कि अपने अफेयर्स कंडक्ट करना, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होना, सिंपल है, कोई अथॉरिटी मतलब हमारे कंट्री के ऊपर नहीं है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब है जैसे आज हमारी इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक वे के थ्रू इलेक्ट हुई, जैसे अभी इलेक्शंस हुए थे रिसेंटली, राइट, हम सबने वोट भी किया है, ठीक है। तो उसके बाद जो भी मतलब इलेक्शन हुआ, जो कैंडिडेट्स विन किए थे उन्होंने इलेक्शन में, ठीक है, उसके बेस पे गवर्नमेंट बनती है, जिसकी मेजोरिटी होती है वो गवर्नमेंट बनती है। अब अगर किसी एक पार्टी की ना कोalition की भी हो तो गवर्नमेंट बन जाती है, सिंपल। जैसे कि अभी एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए जो पार्टी, एनडीए जो है अलायंस, वो क्या है, पावर में, ठीक है, सिंपल। बीजेपी अकेले के पास मेजोरिटी नहीं थी तो उन्होंने क्या किया, कोalition बना लिया, सिंपल है। तो क्या होगा, अब सपोज करो किसी मतलब कोई ऑब्वियसली कोई ऐसा इंसान आया इंडिया के मतलब इंडिया के मतलब कंट्री में, ठीक है, इंडिया के हिस्ट्री में, कि उसे लगा कि नहीं मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देना है, या मतलब मैं अपने गवर्नमेंट में ही हमेशा मतलब वो बन के रहूंगा, पीएम बन के रहूंगा। तो उन्हें लगा कि नहीं अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देता हूँ और सिर्फ मैं ही, मेरा ही इलेक्शन होता रहे हमेशा, हेरिडेटरी पोजीशन बन जाए पीएम की, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो क्या है, डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे जो पार्ट वो है जो एलिमेंट वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर पार्टी पार्लियामेंट इसे अमेंड नहीं कर सकती, सिंपल। उसी प्रकार रिपब्लिकन नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, रिपब्लिकन नेचर ऑफ द गवर्नमेंट मतलब जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, ना कि हेरिडेटरी होते हैं। जैसे अपन ब्रिटेन में देखेंगे, ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि क्राउन है वो क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है, तो उनकी पोजीशन क्या हेरिडेटरी है, दैट्स व्हाई ब्रिटेन इज कॉल्ड एज मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जबकि इंडिया को बोला जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आपने देखा होगा पासपोर्ट वगैरह में रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्यों लिखा जाता है, इसका मीनिंग ये होता है कि इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या होता है, इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारे यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट वन हमारे प्रेसिडेंट है, तो क्या होता है इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। हम देखेंगे इलेक्शन में भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ही इज आवर इंडिया की जो पॉलिटी वो क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन है। उसके बाद सेक्युलर नेचर ऑफ द कंट्री। अब देखो हमारे कंट्री है ना तो किसी रिलीजन को ओपी से रिलीजन मानता है कंट्री का, ठीक है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस्लाम को क्या मानता है, ओपी से रिलीजन ऑफ द कंट्री है, ठीक है, या उसको नेशनल रिलीजन बोलते हैं, जो भी है, तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है सारे मतलब चीजों में, ठीक है, मैटर्स में, सिंपल है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया इज सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो सारे रिलीजन है, देखो जैन्स, बुद्धिस्ट, हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस, पारसीज, मुस्लिम्स, सबको है ना क्या होता है, इक्वल राइट दिया गया है, इक्वल स्टेटस दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, किसी भी इंसान के साथ ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, ठीक है। तो सब रिलीजन को इक्वल माना गया है, ठीक है, सबके लिए इक्वल रेस्पेक्ट है, ठीक है। तो अब जो कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब अगर बीजेपी लाइक एनडीए गवर्नमेंट पावर में आएगी या बीजेपी पावर में आएगी तो क्या आएगी, इंडिया को क्या बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र बना देगी। तो आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत अगर पैराग्राफ पढ़ लिया होता तो आप ये बातें नहीं कर रहे होते, क्योंकि देखो सेक्युलर नेचर है ना, इफ इवन अगर बीजेपी वुड हैव वोट 400 प्लस सीट्स ना, देन आल्सो इट वुड हैव नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इंडिया इनटू हिंदू राष्ट्र एवर। कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, ठीक है, मैंने बोल दिया पहले, अगर 500 सीट्स में उनकी आ जाएंगी तो भी कोई भी इवन कांग्रेस व्हाटएवर द पार्टी कम्स इन द पावर रिगार्डलेस ऑफ कोई मैटर नहीं करता उससे, कोई भी जो आज का जो सेकुलर नेचर वही बना रहेगा कंट्री का, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आप अमेंडमेंट के थ्रू भी इसमें चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में, सिंपल। नेक्स्ट है फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल नेचर का मतलब होता है फेडरलिज्म हमने देखा है पहले भी, और फिर से एक बार बता देता हूँ। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर का डिवीजन होना जो यूनिट्स ऑफ द गवर्नेंस में होती है। जैसे इंडिया में यूनियन, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट है, इनमें पावर का डिवीजन है थ्रू द 7th शेड्यूल, लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल है, उस 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, कॉन्क्रीट यूनियन है, स्टेट लिस्ट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक 3rd टियर गवर्नमेंट भी है, जो 3rd टियर जिस कौन सी वो लोकल गवर्नमेंट, पंचायत राज अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, पावर का डिवीजन है, दैट्स व्हाई इंडिया इज फेडरल कंट्री, राइट। दो क्या बोलते हैं, थोड़ा यूनिटरी बाई से फेडरल विद यूनिवर्सिटी बाई से या क्वासी फेडरल, जो भी किसी भी वीडियो ने बोला है, ठीक है। वो अपन आपने पहले डिस्कस कर लिया है कि इसका क्यों बोला जाता है, सब कुछ एग्रीमेंट वगैरह यूनियन टेरिटरी में। अगर आपने आपको पता करना है कि फेडरल नेचर क्यों है या क्यों नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत, तो आप यूनियन एंड टेरिटरी के जो चैप्टर है उसमें आप मैंने अच्छे से लेक्चर को डिस्कस किया है, तो आप उसको जाके आराम से देख सकते हो, अब ज्यादा क्लियरिटी ला सकते हो, सिंपल। इसके साथ ही जो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी का मतलब होता है साइकोलॉजिकल डायमेंशन, कि हम सब भारत के लोग एक है, ठीक है, वी ऑल द पीपल ऑफ इंडिया आर ऑल
वन, ठीक है, वो होता है यूनिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है इट्स एक टेरिटोरियल डायमेंशन, टेरिटोरियल मतलब होता है रीजनल, जैसे इस सारे जो स्टेट्स हैं 28 स्टेट इंडिया के क्या है, वन है, ठीक है, तो दैट इज कम्स अंडर द इंटीग्रिटी। वाइल अगर पब्लिक के मन की जो भावना है, जो इमोशंस है, उसको बोलते हैं यूनिटी। और स्टेट्स की जो, जैसे राजस्थान इंडिया का पार्ट है, ठीक है, वैसे सारे स्टेट्स क्या है, इंडिया के पार्ट है, या वो अपने आप को वन मानते हैं, ठीक है, तो उससे क्या बोलते हैं, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अपन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, प्रीएम्बल के जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि फेटर्निटी assuring the dignity of the individual without, ठीक है, जो भी है, affecting the integrity and क्या बोलते हैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, अपन उसको प्रीएम्बल को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्या बोलते हैं उसको, हाँ, इंडिया जो स्टेट है हमारा क्या है, वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट का मतलब है यहाँ पे हम गरीबों की क्या करते हैं, जो पुअर होते हैं उनके लिए स्पेशल मेजर्स लेते हैं, उनको थोड़ा अलग से उनको दिया जाता है, एडवांसमेंट दिया जाता है, उनके लिए सीट्स रिजर्वेशन की जाती है, जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए, ठीक है। तो मतलब ये कौन सा डीपीएसपी में भी बताया गया है, ठीक है। अपन डीपीएसपी को जो पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी देखेंगे कि हमारा जो वेलफेयर जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर नेचर, उसको अपन अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों है ऐसा, ठीक है। उसके बाद है, देखो उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू। देखो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 13 जो फंडामेंटल राइट है, तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट है, इसके साथ साथ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। मतलब कोई भी अगर सपोज करो अगर गवर्नमेंट चाहे कि हम जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को हटा दें कॉन्स्टिट्यूशन से, बिल्कुल ही आर्टिकल जो 13 है उसको चेंज कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, सिंपल। क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है, जो बिगिनर उनको मैं बता देता हूँ, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि सपोज करो कोई पार्लियामेंट कोई एक लेके आई, ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेचर कोई एक लेके आई, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ठीक है, बेसिक प्रोविजंस के, तो क्या कर सकती है जो है ना, वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकती है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, ठीक है, तो उसको क्या करेगी, हटा भी सकती है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। जैसे आपने 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए थे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये लेके आए थे 2014 में, बीजेपी गवर्नमेंट लेके आई थी, ठीक है। तो जब वो एक्चुअली में क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह, हाई कोर्ट के जज, उनको अपॉइंटमेंट, उनके लिए जजों का जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर लेके आए थे लोग, तो एनजीएससी बोलते हैं, जिसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू लाए थे 2014 में। तो जुडिशरी को लगा कि ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस में क्या है, वो क्या है, खतरा है, तो उन्होंने इसको स्क्रैप कर दिया, सिंपल है। ठीक है, वैसे आपने देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, रिसेंटली इलेक्ट्रल जो बॉन्ड्स उसको भी स्क्रैप कर दिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप करें पढ़ते तो आपको पता ही होगा। और उसके नेक्स्ट जो एलिमेंट है बेसिक हुआ फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। फ्रीडम एंड डिग्निटी इंडिविजुअल का मतलब होता है कि इंडिविजुअल है ना, अपने जो एक्शन से उसने उसके ऊपर कोई मतलब डोमिनेंस नहीं होगा किसी दूसरे इंसान का या स्टेट का, ठीक है, और उसकी डिग्निटी मेंटेन की जाएगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप सपोज करो आप डीएम के ऑफिस में गए और आपको क्या सर झुका के चलना, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हो ना, वो तो अपन रिस्पेक्ट के तौर पे करते हैं, अगर ऐसा लिखा तो नहीं कि सर झुका करना, पैर छूने आपको, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल की क्या होती है, डिग्निटी मेंटेन, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पार्ट, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, पार्लियामेंट है। उसके बाद पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम देखो दो टाइप्स के डेमोक्रेसीज होती है, एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, एक होती है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे इंडिया में क्या पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जबकि यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो डेमोक्रेसी, ठीक है। और ये मॉडल हमने कहाँ से लिया है, ये हमने ग्रेट ब्रिटेन से लिया है, ठीक है, सिंपल। तो इसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है, और लेजिस्लेटिव, वो अपन में क्या होती है, क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंस होती है उनका, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव होती है जो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पांसिबल होती है फॉर इट्स एक्शंस एंड पॉलिसीज, ठीक है। आर्टिकल जो आपका आई थिंक 75 आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यही बोलता है कि एग्जीक्यूटिव विल बी रिस्पांसिबल टू द लोकसभा, ठीक है, आर्टिकल 75 ये बोलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है एलिमेंट हुआ रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ द लॉ मतलब होता है कि कानून सब पर कोई नहीं है, मतलब कानून सबके लिए इक्वली बराबर। अगर सपोज करो किसी बड़े मतलब ऑब्वियसली किसी मिनिस्टर ने कुछ चोरी की है या किसी नॉर्मल इंसान ने चोरी की है, तो लॉ क्या होगा, दोनों के लिए सेम अप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जो मतलब इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है कि सब इक्वल है, ठीक है, इन द आईज ऑफ द लॉ, ठीक है, और कोई किसी के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इक्वालिटी जैसे आपकी कास्ट पे, रिलीजन पे, रेस पे, सेक्स पे, ठीक है, बर्थ पे, इन सब पे आपको कोई आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसके नेक्स्ट जो वो है एलिमेंट वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब होता है कि इलेक्शन अपने आप में फ्री होंगे, उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई वोटर है तो वोट अपनी इच्छा से देना चाह रहे हैं, तो आप कोई भी कैंडिडेट उसको फोर्स नहीं कर सकता
कि आप क्या मेरे को वोट दो, अदरवाइज आई विल किल यू और व्हाटएवर, आई विल थ्रेट यू व्हाटएवर, राइट। तो इलेक्शन क्या है, फ्री है। फेयर क्या है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो क्या होगा, अनबाइस्ड होगा, ठीक है, अच्छे से इलेक्शन करवाए कंडक्ट, ठीक है, विदाउट बीइंग बाइस्ड, ठीक है। तो और एवरी ईयर जो 5 ईयर के जो टेन्योर उसके बाद इलेक्शंस होते रहेंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो आप इलेक्शंस को ऐसे नहीं कि इलेक्शन होंगे नहीं, आपके इलेक्शन के प्रोविजन को हटा दिया, ठीक है, और आप खुद ही मतलब वो बन के बैठे हो, तो वो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके साथ ही इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, देखो मैंने पहले ही बोला है, एनजीएस जब 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, एनजीएस जैसे एनजीएस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लेके आए थे, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह को अपॉइंट करने के लिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये क्या है, हमारी इंडिपेंडेंस में क्या है खतरा है, ठीक है, ये इंटरफेरेंस एक तरह से, तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी आप क्या कर सकते हो, वो खुद बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसे किसी भी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे आप ऐसे नहीं कर सकते, अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सिंपल। और उसके अलावा नेक्स्ट जो इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस मतलब है सपोज कोई गरीब इंसान है, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है, राइट। तो जबकि मुकेश अंबानी जी उनके पास बहुत पैसा है, तो अगर सपोज करो किसी गरीब इंसान ने क्या करते मुकेश अंबानी जी के खिलाफ केस कर दिया किसी प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है, तो मुकेश अंबानी के पास तो बहुत पैसा है, उनके पास तो अच्छे से लॉयर मिल जाएंगे। अब गरीब इंसान के पास कुछ पैसा है नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको लॉयर प्रोवाइड करेगी, उसको लीगल एड देगी, ठीक है। अपन देखेंगे ये क्या बोलते हैं डीपीएसपी में भी है, फ्री एंड लीगल है, जो फ्री एंड लीगल एड का, ठीक है, जो है, तो लीगल एड मिलेगी, तो उससे क्या होगा, गरीब को हेल्प हो जाएगी, मतलब लॉयर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जो भी कोर्ट की फीस होगी वो गवर्नमेंट उसको देगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब देखो पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट की करंट जो पावर है, प्रेजेंटली जो पावर है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, आप उसको क्या नहीं कम नहीं कर सकते हो। हाँ, आप उसको बढ़ा सकते हो, वो चलेगा, आप उसको बढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर को कम नहीं कर सकते, ए सिंपल एज दैट, राइट। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बता के रखा है कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा, इनका काम है गवर्नमेंट चलाना, मतलब बेसिकली इम्प्लीमेंट करना लॉज को, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। इनका काम है लेजिस्लेचर का क्या काम है, लॉ मेकिंग का काम है, ठीक है, सिंपल। और जुडिशरी का काम है जस्टिस देना लोगों को, और ठीक है, बेसिक काम है जस्टिस देना लोगों को, ठीक है, इफेक्टिव जस्टिस टू ऑल, जैसे यहाँ पे ना ये इफेक्टिव जस्टिस, तो ये जुडिशरी का काम है, ठीक है। तो ये इसको आप ये पावर के सेपरेशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक बेहतर बेसिक, मतलब कोई किसी के दूसरे के, जैसे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर नहीं कर सकती, या लेजिस्लेटिव जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। तो तीनों अपने आप में अलग अलग उनको एरिया दिए गए काम करने के लिए, ठीक है। बट हाँ, जुडिशरी को आपने देखा होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म जिसे बोलते हैं, अवररीच, ठीक है, उसमें क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट खुद बोल देती है, या हाई कोर्ट खुद बोल देती है कि देखो ये ऐसा लॉ बनना चाहिए, ठीक है, जबकि उसका है नहीं वो जुडिक्शन, जुडिक्शन किसका, लॉ मेकिंग का, ऑब्वियसली लेजिस्लेचर का है, बट इन द फॉर्म ऑफ द जस्टिस, in the name of the justice, supreme court can do so, right? नेक्स्ट है अब हमने देख लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर तो ये जो 18 एलिमेंट्स है बेसिकली, ठीक है, उनको सुप्रीम जो उनकी जो पार्लियामेंट है चाहकर भी इनको अमेंड नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इनको हटा नहीं सकती, इनमें चेंज नहीं कर सकती, सिंपल है, जो 18 एलिमेंट्स है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर के। और आगे भी आते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम क्या करती है, उसको अपडेट करती रहती है, नए एलिमेंट्स भी देती रहती है, जब उसे लगता है कि हाँ इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होना चाहिए, तो क्या करती है, उसे ऐड कर देती है, सिंपल, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक वो है प्रोसेस ऑफ द अमेंडमेंट। प्रोसेस ऑफ द अमेंडमेंट का मतलब है कि भाई ये तो पता चल गया कि अमेंडमेंट क्यों जरूरी है, ठीक है, और पार्लियामेंट क्या क्या अमेंड कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, ठीक है। अब भाई ये तो पता चल गया क्या नहीं कर सकती, अब बताओ करेंगे कैसे, सपोज मुझे अमेंडमेंट करना है, मैं पार्लियामेंट हूँ, तो मुझे बताओ तो सही अमेंडमेंट करूँ कैसे मैं, ठीक है। तो उसका प्रोसीजर अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर वो आर्टिकल 368 में दे रखा है, 368 में दे रखा पार्ट 20 में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, आपको पता ही है, अमेंडमेंट के लिए आपको चाहिए क्या, चाहिए बिल चाहिए, सही है, आपको क्या चाहिए, बिल चाहिए, राइट, बिल के थ्रू आप अमेंडमेंट लाओगे। तो सबसे पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा, जो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा में, कोई इंट्रोड्यूस कर, किसी भी दोनों हाउस में से किसी एक में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और मैंने पहले भी बता दिया कि स्टेट लेजिस्लेचर का अमेंडमेंट के प्रोसीजर में कोई भी रोल नहीं होता है, एक्सेप्ट एक होता है अमेंडमेंट का टाइप है, उसमें रोल होता है, लेकिन उसका इनिशिएशन नहीं कर सकते आप, ये आपको समझना है। दो कुछ अमेंडमेंट्स में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का क्या होता है, रोल होता है, बट आप ये याद रखिए कि इनिशिएट नहीं कर सकती, इसको शुरू नहीं कर सकती, ये नहीं बोल सकती कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में सपोज करो यूपी की स्टेट लेजिस्लेचर ये बोल दे कि मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में ये चेंज करके लाना है, ठीक है, या किसी को रिजर्वेशन इतना परसेंट से इतना परसेंट कर देना है,
तो ये यूपी की असेंबली नहीं बोल सकती, यूपी की लेजिस्लेचर नहीं बोल सकती, ठीक है। हाँ, जब अगर उसके फेडरल जो स्ट्रक्चर के फेडरल एलिमेंट्स को कोई वो होगा रिलेटेड से उससे कुछ अमेंडमेंट होगा तो ऑब्वियसली उसकी सुनी जाएगी, ठीक है। सो जो इंट्रोडक्शन या इनिशिएट है वो जो बिल है विद रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन बिल, वो आप क्या कर सकते हो, जो पार्लियामेंट के दो हाउसेज में क्या कर सकते हो, उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, स्टेट लेजिस्लेचर में उसका इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए जो बिल होगा वो या तो कोई मिनिस्टर पास ला सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है, या कोई सिंपल मेंबर ला सकता है उस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। जैसे करेंटली सपोज करो कि डिफेंस अपन क्या बोलते हैं, अपन डिफेंस में अगर कोई मतलब बिल लाना है, अमेंडमेंट लाना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह जी, वो क्या करेंगे, वो बिल लेके आएंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना है, ठीक है। तो वो मिनिस्टर हो जाएंगे, और सपोज करो कल शशि थरूर वो सिंपल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। तो वो क्या करें, वो बोले वो लेके आए बिल कि हमें डिफेंस जो है सेक्टर में ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये अमेंडमेंट लाना है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आते हैं, तो दोनों ही ला सकते हैं, ठीक है। तो देखो आप सिंपल एक बात याद रखना, जो मिनिस्टर लाते हैं उसके पास होने की मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और जो सिंपल मेंबर होता है उसके बिल के पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। और वन इंपॉर्टेंट थिंग, जो मिनिस्टर जो बिल आता है पार्लियामेंट में विद रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या नॉर्मल बिल भी, उसे बोलते हैं पब्लिक बिल, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसका भी आप सिंपल समझिए, तो पब्लिक बिल क्यों बोलते हैं कि मिनिस्टर क्या है, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, पूरी गवर्नमेंट चला रहा है, तो गवर्नमेंट जो चीज चलाएगी उसको क्या पब्लिकली हो रहा है, ठीक है। और जो सिंपल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लाएगा उसे बोलते हैं प्राइवेट बिल, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, कुछ लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि सपोज करो अभी करंटली क्या है, रूलिंग जो पार्टी कौन है, हमारी एनडीए है, ठीक है। सपोज करो एनडीए में अभी कंगना रनौत है, ठीक है, वो क्या है, बीजेपी की क्या है, एमपी है, ठीक है, सिंपल है। तो अगर वो भी क्या लाएंगे, क्वेश्चन अमेंडमेंट बिल लेके आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो भी प्राइवेट मेंबर बिल ही कहलाएगा, ना कि उसे पब्लिक बिल बोलेंगे। दो सी इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी ओनली, बट उसे फिर भी क्या बोलेंगे, उसे प्राइवेट बिल ही बोलेंगे। चाहे अब राहुल गांधी जी क्या करें, इंट्रोड्यूस करते कल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बिल, तो उनका जो बिल है वो भी क्या होगा, प्राइवेट बिल ही होगा। तो कंगना रनौत जो कि सी इज फ्रॉम बीजेपी पार्टी ओनली, ठीक, इलेक्टेड फ्रॉम बीजेपी पार्टी, राइट, तो वो भी प्राइवेट, दोनों का ही वो प्राइवेट बिल में कैटेगरी में आएगा। जबकि अगर कोई मिनिस्टर है, ठीक है, जैसे एस जयशंकर साहब कल बिल लेके आ जाए, तो उनका जो बिल होगा उसे बोलेंगे पब्लिक बिल, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले क्या लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस कौन करेगा, या तो कोई मिनिस्टर या नॉर्मल या सिंपल मेंबर कर देगा कोई, ठीक है। अब देखो, अब ये आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाने के लिए प्रेसिडेंट की कोई परमिशन वगैरह की जरूरत नहीं होती है, सीधा उसको आप ला सकते हो, प्रेसिडेंट वगैरह की कोई प्रेसिडेंट से आप असिस्टेंट लेने की या परमिशन या रिकमेंडेशन लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसमें कोई ये सिंपल बात है। जब मनी बिल वगैरह में आप देखेंगे कि उनकी प्राइस रिकमेंडेशन होती है, और जैसे अपन आर्टिकल क्या बोलते हैं, आर्टिकल 2, ठीक है, आर्टिकल 2 एंड 3 जो अपन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, सॉरी आपके आर्टिकल क्या बोलते हैं उसको, आर्टिकल 3 है, उसमें अगर आप चेंज लाना चाहते हो तो उसमें क्या करोगे, आपको जो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट साहब की कंसेंट लेनी पड़ती है, ठीक है, मनी बिल में भी लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है, तो इसमें क्वेश्चन अमेंडमेंट बिल में आपको प्रेसिडेंट साहब की प्रायर पहले उसकी उनकी परमिशन नहीं लेनी है, ठीक है, बाद में ऑब्वियसली असेंट उसके लिए जो सिग्नेचर उनको करने पड़ेंगे वो कैसे हो, तो उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ठीक है आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, किसी मिनिस्टर या मेंबर ने इंट्रोड्यूस कर दिया लोकसभा राज्यसभा में बिल को, क्वेश्चन अमेंडमेंट बिल को, अब इंट्रोड्यूस तो कर दिया, बट उसके पास होने के लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब आप बोलोगे यार स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, मैं तो नहीं पता। तो देखो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि टोटल मेंबरशिप, ठीक है, टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी, उसमें मेजोरिटी, टोटल मेजोरिटी देखो टोटल मेंबरशिप जैसे अभी लोकसभा की कितनी है 543 टोटल मेंबर्स हैं, उसकी मेजोरिटी क्या हो जाएगा 240 272 हो जाएगा, सिंपल है। तो 273 अगर देखो 273 मेंबर्स क्या करते हैं उसके बिल के फेवर में वोट कर दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी टोटल मेंबरशिप ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप हो जाएगी प्लस मेजोरिटी ऑफ टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब देखो एक तो ये होना चाहिए कि 273 को पास होना चाहिए, और एक देखो और क्राइटेरिया क्या है कि आज सपोज करो टोटल मेंबर्स कितने लोकसभा में 543 है, पर आज के दिन कितने मेंबर्स आए, मान लो सपोज करो आज के दिन हम बिल्कुल आए, बिल्कुल क्या बोलते हैं 300 मेंबर आए, ठीक है, बाकी सब क्या अपसेंट है, कोई रीजन है, ठीक है। तो आज कितने हैं वो डिपेंड करेगा, तो इसको अपन क्या करेंगे 300 से गुना करेंगे, ठीक है, तो पीछे क्या होता है 200 हो जाएगा, कैंसिल होकर 3 से 3 कैंसिल 10, तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से ज्यादा कौन है, 273 ज्यादा है ना, और 200 कम है, तो आपको 273 से क्या करना, इसको पास करना पड़ेगा, सिंपल है।
तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है तो मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है, और एक मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, टू थर्ड मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और वो वोटिंग है। तो यहाँ पे इन द केस यहाँ पे अगर सपोज करो उस दिन मेंबर आ जाए 500, तो क्या हो जाएगा 2/3 के वजह ज्यादा हो जाएगी इससे, तो दोनों में से जो भी नंबर ज्यादा आएगा उसमें उसमें आपको पास करवाना पड़ेगा, सिंपल। नेक्स्ट है, हाँ हाँ ये बोलता है देखो अब जो बिल होगा पार्लियामेंट वगैरह वो क्या होगा आपको सेपरेटली पास करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक एक से पास करोगे तो काम चल जाएगा, अलग अलग दोनों हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा से आपको दोनों से स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज करो लोकसभा ने पास कर दिया, सपोज करो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, और लोकसभा ने पास कर दिया उसको तो स्पेशल मेजोरिटी से, बट राज्यसभा ने उसको डिसअप्रूव कर दिया, उसे पास नहीं होने दिया, पास नहीं किया, तो बाकी हो जाएगा डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। तो जब डिसएग्रीमेंट होता है तो वहां पे इसमें कोई जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है, आप ये याद रखिएगा क्या है कि कोई जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है। जॉइंट सीटिंग का मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स एक साथ बैठते हैं और फिर वोटिंग करते हैं। तो इसमें क्या है लोकसभा ऑब्वियसली के पास ज्यादा क्या है सीट्स हैं 543 है, जबकि लोकसभा राज्यसभा के पास कितनी है 245 है। तो इसमें लोकसभा स्ट्रेंथ ज्यादा है तो लोकसभा इसमें विन करती है, ठीक है, मतलब लोकसभा जो चाहती है वो हो जाता है इसमें, ठीक है, ऐसे पास हो जाता है। तो नॉर्मल बिल में आप ऐसे कर सकते हो, बट आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में आप जॉइंट सीटिंग नहीं बुला सकते, समझिए आप, ठीक है। तो आर्टिकल जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन किस में आता है, आर्टिकल 108 में आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा, सिंपल है। नेक्स्ट है हाँ, अगर कोई बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फेडरल फीचर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, फेडरल फीचर का मतलब है जो हमारे डिवीजन ऑफ द पावर है स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट में, ठीक है, तो उसको कोई मतलब चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा आपको हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से भी आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उसे रेक्टिफाई मतलब उसे पास करवाना पड़ेगा। और वो क्या होता है सिंपल मेजोरिटी से, जैसे सिंपल मेजोरिटी क्या होती है प्रेजेंट हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, हाफ हाफ एंड वन, ठीक है, मतलब आधे से एक ज्यादा, ठीक है। जैसे टोटल सपोज करो 200 मेंबर्स है, जैसे राजस्थान की असेंबली में 200 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उनका हाफ कितना हो जाएगा 100 में एक कर दो कितना हो जाएगा 100 + 1 101। तो अगर 101 मेंबर्स ने उसको पास कर दिया बिल को तो क्या हो जाएगा वो रेक्टिफाई हो जाएगा, और ये सिंपल। तो अगर कोई फेडरल फीचर से आपके साथ छेड़छाड़ हो रही है तो उस टाइम पे हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से, हाफ ऑफ मतलब देखो अभी 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, तो हाफ कितना हो जाएंगे 14 स्टेट, तो उस 14 स्टेट की लेजिस्लेचर से उससे पास होना पड़ेगा, सिंपल। नेक्स्ट है, अब सपोज करो अगर फेडरल फीचर वाला है तो उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर अगर नहीं है तो सीधा स्पेशल लेजिस्लेचर से पास कर लिए दोनों हाउस से। अब बिल पास हो गया, ठीक है, दोनों हाउस हो गया स्टेट लेजिस्लेचर से, तो फिर क्या होगा ये बिल कहां जाएगा प्रेसिडेंट के पास आएगा उनके साइन के लिए, उनके सिग्नेचर के लिए। अब प्रेसिडेंट इस चीज को मना नहीं कर सकते, उन्हें असेंट देनी ही होगी अपनी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना प्रेसिडेंट ऐसा नहीं बोल सकते या मना नहीं कर सकते, उसको कोई उस पर कोई वीटो नहीं प्रेसिडेंट की, ठीक है, ना तो एब्सोल्यूट ना सब्सटेंसिव या ना ही पॉकेट वीटो, सिंपल, आप समझ रहे हो। सो सब्सटेंसिव वीटो होता है रिकंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट को लगा कि उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उनको कुछ लगा नहीं किया नहीं ये प्रोविजन सही नहीं है तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं अदर अदर बिल्स में। पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में वो ना तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं ना ही उसको अपनी असेंट को से विथहोल्ड कर सकते हैं, मतलब उनको असेंट देनी ही पड़ती है। और ये कौन से प्रोविजन के थ्रू किया गया है, ये कौन सा अमेंडमेंट, ये 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 जब इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट थी, तो इसके थ्रू क्या कर दिया प्रेसिडेंट को ओब्लाइज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में आपको अपने असेंट देनी ही होगी, आपको कोई वीटो नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली उस टाइम पे तो प्रेसिडेंट रहे होंगे, उन्होंने अपने पैर पे गोली मारी अपने ऑफिस पे, ठीक है, ठीक है, सिंपल है। तो उन्होंने प्रेसिडेंट दे दिया, अदरवाइज क्या था पहले 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक से पहले क्या था प्रेसिडेंट क्या कर सकते वीटो यूज कर सकते इस पे भी, बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हाँ, जैसे प्रेसिडेंट बिल असेंट दे देंगे अपनी असेंट उनको देनी पड़ेगी, ठीक है, तो एक्ट क्या बन जाएगा, सॉरी जो बिल है वो क्या बन जाएगा एक्ट बन जाएगा, सिंपल है। अब देखो हमने ये तो देख लिया कि बिल अब जो है अमेंडमेंट कैसे होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तो देख लिया। अब हम ये भी देख लेते हैं कि अमेंडमेंट होते कौन कौन से टाइप्स के हैं, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 368 में आर्टिकल मतलब उसमें ना कॉन्स्टिट्यूशन में उसने दो तरह के अमेंडमेंट्स बताए हैं, ठीक है। एक तो है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, एक अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये देखो फेडरल फीचर के लिए मैंने पहले ही बता दिया, जब स्टेट लेजिस्लेचर इंटरफेरेंस आएगा, ठीक है, तो क्या होगा फेडरल फीचर के लिए होगा, ठीक है, सिंपल है, राइट।
तभी उनका इंटरफेरेंस आएगा, अदरवाइज उनका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तब जब फेटल फीचर को चेंज करने की बात होगी तभी उनका स्टेट लेजिस्लेचर का क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, तभी उससे कुछ पूछा जाएगा, अदरवाइज उनका कोई रोल नहीं होता है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट और कंसेंट ऑफ द स्टेट, मतलब हाफ ऑफ द स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर रेटिफिकेशंस में कौन कौन से अमेंडमेंट्स आते हैं। तो ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया जो जो प्रोविजंस फेडरल लेजिस्लेचर से रिलेटेड होंगे अमेंडमेंट्स, उनके लिए स्टेट लेजिस्लेचर से आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। हाफ से 14 स्टेट से आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो इसके एग्जांपल्स कौन से वो देख लेते हैं। देखो, एक तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जब इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन कोई भी अमेंडमेंट लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसको पार्लियामेंट में स्टेट उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। सेकंड कि आपको हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर उसको पास करवाना पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है, ज्यादा से भी कर सकते हो बट एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब 14 स्टेट से आपको एटलीस्ट पास करवाना वहां से। अब देखो ऐसे क्यों है, आप बोलोगे यार प्रेसिडेंट तो इसमें स्टेट का क्या रोल है, बट आप जब आप अपन जब नेक्स्ट आगे लेक्चर्स में देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, जब पढ़ेंगे चैप्टर में, तो अपन देखेंगे प्रेसिडेंट सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का नहीं होता, वो पूरी स्टेट का होता है, स्टेट का भी होता है और यूनियन का भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होता है ना, उसमें ना राज्यसभा लोकसभा के इलेक्टेड जो क्या होते हैं मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसके साथ ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, उनके इलेक्टेड मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब अपन देखेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कि मतलब क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होगी वो भी उनके जो मेंबर होंगे इलेक्टेड वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दैट्स व्हाई ही इज पार्ट ऑफ बोथ, ये इसे वो फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है, एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं वो भी। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एंड सेंटर। देखो ऑब्वियसली पावर एग्जीक्यूटिव भी हमने डिवाइड कर रखी है सब कुछ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब इस पावर में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, मतलब या तो आप सेंटर को ज्यादा पावर दे रहे हो या स्टेट को ज्यादा पावर दे रहे हो, ठीक है, कम कुछ ऊपर नीचे करोगे तो उसके लिए आपको स्टेट लेजिस्लेचर से भी आपको पास करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब देखो आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट यहाँ पे फेडरल लेजिस्लेचर से क्या लेना देना है, तो देखो आप थोड़ा लॉजिक लगाइए। कोई भी अगर सपोज करो कोई स्टेट लेजिस्लेचर ने एक्ट पास किया है, ठीक है, सपोज करो वो कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेशन है, ठीक है, तो उसमें हाई कोर्ट भी उसको नया वही डिक्लेयर कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है, दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, तो वो भी ऑब्वियसली ना फेडरल जो प्रोविजंस के अंदर ही आएंगे, ठीक है, दैट्स व्हाई। और सारे एक्ट से दोनों इन्फोर्सेबल है, दोनों में होते हैं क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है, दैट्स व्हाई, राइट। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द सेंट्रल द स्टेट। अब हम एग्जीक्यूटिव पावर देख ली तो भी लेजिस्लेटिव पावर 7 शेड्यूल जो लिस्ट है सारी उसमें जो दे रखे हैं, 7 शेड्यूल में लिस्ट तीनों लिस्ट हैं, उनमें आप कोई चेंज करना चाहते हो, किसी लिस्ट को इधर उधर ट्रांसफर करना चाहते हो, सपोज करो कोई सब्जेक्ट है ना कम्युनिकेशंस, वो क्या किसके अंदर आता है, स्टेट के अंदर सेंटर के अंदर आता है, यूनियन की लिस्ट में आता है। तो सपोज करो आप उसको क्या करोगे, अगर स्टेट लिस्ट में कन्वर्ट करना उसको डालना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट से कंसेंट लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखो आपको पता होनी चाहिए, जैसे अभी लोकसभा है, लोकसभा में देखो यूपी से कितनी सीट्स हैं, 75 सीट्स हैं, राजस्थान से कितनी है, 25 सीट्स हैं लोकसभा की, ठीक है। तो अगर आप सपोज करो अगर आपको उसमें रिप्रेजेंटेशन कम ज्यादा करना है, मतलब ठीक है, सपोज करो कल नहीं सॉरी आई थिंक कितनी आई एम कंफ्यूज्ड कि 75 या 80 है, ठीक है, जो भी है, या तो 75 80 है, सपोज करो उसको कम करना पड़ेगा यूपी की, सपोज करो, ठीक है, तो उसको कम ज्यादा करनी है। देखो राजस्थान में 25 सीट्स हैं लोकसभा की, ठीक है, तो अगर सपोज करो उसको बढ़ाना है, सपोज करो 27 करना है कल, तो उसमें स्टेट की कंसेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट। नेक्स्ट है एनी लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल, मैंने पहले बता दिया, तो लिस्ट में कोई आपको चेंज करना तो उसमें क्या होगा, कंसेंट चाहिए होगी। नेक्स्ट है अब आर्टिकल 368 है, 368 है, उसमें तो दो टाइप की प्रोविजंस, दो टाइप के अमेंडमेंट बोला है कि स्पेशल मेजॉरिटी तो के थ्रू और दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। बट इसके अलावा भी तो अमेंडमेंट्स हो सकते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो वो नॉर्मल मेथड के थ्रू होते हैं, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी की कोई जरूरत नहीं होती, उसमें सीधा हाफ ऑफ द मेंबर हाफ प्लस वन मेंबर अगर प्रेजेंट हो गया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं उसको पास हो जाएगी, ठीक है, सिंपल। तो देखो सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है, हाफ हाफ ऑफ द मेंबर्स प्लस वन, मतलब सपोज करो आज कितने मेंबर्स आए, 200 मेंबर आए पार्लियामेंट में, अगर उसमें से आधे आधे मतलब आपका 200 का आधे कितना होगा, 100 होगा, 100 में एक ऐड करो तो 101 हो जाएगा, राइट। तो उतने मेंबर आप मिलके भी इसमें अमेंडमेंट ला सकते हो इस मेजॉरिटी के थ्रू। वो देखो उसमें कौन कौन से आते हैं, देखो एक तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स का मतलब है आर्टिकल
मैंने पहले बोला आर्टिकल जो 3 है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट जिसे बोलते हैं, मैंने अपन यूनियन एंड इस टेरिटरी में हमने देखा है चैप्टर में, और सिटीजनशिप चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाई है इस बारे में कि जो आर्टिकल 3 है उसमें क्या बोलता है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात करता है, उसमें फिदा मतलब फॉरेन एंड स्टेट डिक्रीज फिदा, इंक्रीज एरिया, डिक्रीज एरिया, अल्टरनेट बाउंड्री, डिमिनिश एरिया, ठीक है, अल्टरनेट द नेम ऑफ द स्टेट। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो किसके थ्रू कर सकते हो आप, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू कर सकते हो। जैसे सपोज करो यूपी का नाम चेंज करना है आपको, ठीक है, तो आप यूपी का नाम क्या कर सकते हो, इस मेजॉरिटी के थ्रू भी चेंज कर सकते हो। किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना हो, उसकी बाउंड्री भी चेंज करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये दोनों स्टेट को किसी एक मिनट में मिलाना है, किसी स्टेट को तोड़ना है 2 टुकड़ों में, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया था 2014 में, राइट, तेलंगाना बनाया था उससे स्टेट नया, तो वो कौन से उसको थ्रू किया गया था, अमेंडमेंट, सिंपल मेजॉरिटी वाले अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। नेक्स्ट है अबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स। अब देखो देखो हमारे जनरली क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेशन 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो करंटली लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है ना, ओनली 6 स्टेट्स में है, एक यूपी बिहार 2 ये हो गए, एक महाराष्ट्र कर्नाटका 2 ये हो गए 4, और एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये हो गए टोटल 6। तो 6 आप ऐसे मतलब पेयर में आप याद रख सकते हो, मैं भी ऐसे याद रखता हूँ कि यूपी बिहार पास पास है, तो उन दोनों में प्लस महाराष्ट्र कर्नाटका उन दोनों पास पास है, वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो इन टोटल 6 स्टेट्स उनमें क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है। उससे पहले तमिलनाडु जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वहां पे क्या थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, फिर उसको हटा दिया, फिर बनाया, फिर हटा दिया, तो अभी करंटली उसमें नहीं है, ठीक है। तो अगर सपोज करो कोई स्टेट चाहता है, ठीक है, कल पंजाब बोल दे कि हमें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए स्टेट में, तो जो पंजाब क्या बोलेगा, पंजाब को बिल पास करेगा और जो पार्लियामेंट में वो बिल आएगा, तो इससे सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू भी आप कर सकते हो। या किसी को कल बिहार को लगे क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल में खर्चा बहुत आता है, ठीक है, हम तो पहले ही बहुत पूरे, तो मतलब फालतू में खर्चा क्यों करें, तो उनको जब लगेगा तो वो क्या करेंगे, अपना बिल पास करेंगे उसमें असेंबली में, और बोलेंगे कि अब हमें पार्लियामेंट को बोलेंगे कि ये हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप हटा दीजिए, ठीक है। तो मतलब याद रखिएगा, जब लेजिस्लेटिव ऑब्वियसली पार्ट स्टेट की होती है, बट उसको हटाने का जो पावर है वो किसके होता है, पास, पार्लियामेंट के पावर होता है पास, और उसको सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू भी हटा सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द एमपीज, मतलब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों ही आते हैं, राज्यसभा के एमपीज, राज्यसभा से मेंबर्स और लोकसभा से दोनों ही, ठीक है। तो उनकी सैलरी जो है, या मतलब सपोज उनकी सैलरी बढ़ा दी थोड़ी बहुत, या उनको अलाउंसेस बढ़ा दिया, तो वो थ्रू किसके थ्रू कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी थ्रू। उसके बाद रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आप कौन से रूल्स जो है उसको चेंज करना हो, ठीक है। मोस्टली जो पार्लियामेंट से रिलेटेड आप याद रखेंगे, ये लॉजिक है, ट्रिक है कि मोस्टली पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी ना, वो आप फर्स्ट उसके मतलब सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हो। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ अभी, कोरम इन द पार्लियामेंट, कोरम मतलब कि कितने मिनिमम मेंबर होने चाहिए एक मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट, यू नो, टू कंडक्ट एन मीटिंग। तो मिनिमम नंबर कितने हैं, पार्लियामेंट में 10% है, कितना है 10%, मतलब 10% अगर मेंबर आते हैं, जैसे करंट लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है 543 है, ठीक है, उसका 10% कितना होगा 54.3 हो जाएगा, तो अभी इसको राउंड फिगर में लेंगे उसको बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर क्या होगा 55, तो मतलब अगर 55 मेंबर आ गए, ठीक है, तो पार्लियामेंट की मीटिंग मतलब पार्लियामेंट का जो सेशन हो सकता है उसकी सीटिंग हो सकती है। अदरवाइज सपोज करो अगर 53 मेंबर ही आए, तो पार्लियामेंट जो स्पीकर वगैरह होगा, जो चेयर होगा उस टाइम पे, वो क्या कर देंगे उसको मीटिंग को, वो बोलेंगे आज क्वारम नहीं है तो आज मीटिंग नहीं हो सकती, सिंपल। नेक्स्ट है अमोलमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्सेट्रा। देखो अपॉइंटमेंट्स वगैरह वही है, अलाउंसेस प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट वगैरह से रिलेटेड है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इनसे क्योंकि ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है लार्जर पब्लिक पे, ठीक है, तो इसे आप क्या कर सकते हो सिंपल, ये आप ये भी याद रखेगा, जिससे लार्जर पब्लिक पे फर्क नहीं पड़ रहा है ज्यादा, आप रिओर्गेनाइज स्टेट कर रहे हो, उससे ज्यादा पब्लिक में क्या ही फर्क पड़ा, ठीक है। पब्लिक की दूसरी डेली लाइफ में क्या स्टेट का नाम चेंज हो गया, ठीक है, यही तो और क्या हुआ। सैलरी अलाउंस एमपी की सैलरी से उनको क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। रूल ऑफ प्रोविजन पार्लियामेंट को पब्लिक को फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इनकी सैलरी से ऑब्वियसली टैक्स तो ऑब्वियसली आप ये बोल सकते हो लॉजिक की टैक्स तो हमारा ही है भाई, हमारा पैसे तो उनको दे रहे हो, बट देखो आप ऐसे देखो ना कि ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है, टैक्स तो कहीं पे खर्चा करना ही है उनको, ठीक है, तो ठीक है, तो उनको भाई उनकी सैलरी को चेंज कर रहे हैं, थोड़ा बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, जो भी पार्लियामेंट की कोरम से पब्लिक को क्या ही फर्क पड़ेगा, राइट। और लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट, लैंग्वेज यूज ऑफ लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, सपोज करो पार्लियामेंट कौन सी लैंग्वेज बोलनी है कौन सी नहीं बोलनी है, तो वो कौन से आर्टिकल कौन सी मेजॉरिटी थ्रू किया जाएगा, वो किया जाएगा सिंपल मेजॉरिटी थ्रू। अगेन फिर सिटीजनशिप एंड इट्स प्रोविजन, देखो हमने चैप्टर पढ़ा ही अपने सिटीजनशिप का चैप्टर 2 पार्ट्स में पढ़ा है, उसमें मैंने देखा है कि पार्लियामेंट ही पावरफुल होती है उसमें, ठीक है, सिटीजनशिप, क्योंकि आर्टिकल जो 11 है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप सिटीजनशिप से रिलेटेड आप क्या करोगे, एक्ट लाओगे और उसी के थ्रू
26 जन 1950 के बाद सिटीजनशिप रेगुलेट होगी, चाहे उसका लॉस ऑफ सिटीजनशिप हो या एक्वायर ऑफ सिटीजनशिप हो, ठीक है, एक्विजिशन। तो अब ये बोल सकते हो कि आप यार कि आप तो ऊपर बता रहे थे कि लोगों पे तो फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें क्या सिविल मेजॉरिटी, बट देखो हाँ ये एक एक्सेप्शन है कि सिटीजनशिप से तो ऑब्वियसली लोगों पे भी फर्क पड़ेगा, तो अब ये एक्सेप्शन मान लीजिए इसमें। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब इलेक्शन एमपी के इलेक्शन वगैरह होता है, ठीक है, सपोज करो कल वो बोलते हैं पार्लियामेंट कि भाई अब जो हमारा जो लोकसभा का इलेक्शन क्या होगा, अभी फर्स्ट पास इन पोस्ट सिस्टम होता है, फर्स्ट पास इन पोस्ट सिस्टम मतलब होता है जो भी सबसे ज्यादा मेंबर्स जो वोट जीतेगा सबसे ज्यादा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्टेड विन हो जाएगा, विनर हो जाएगा। मतलब उससे आधे से कम जीते, कितने जीते, सपोज 10 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और किसी ने 10% जीत लिए, बाकी 10% नहीं जीत पाए, ठीक है भाई, बाकी 9% वगैरह, जैसे आप किसी ने 12% जीत लिए वोट्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। बाकी ने 12% नहीं जीते ना, तो सबसे जो ज्यादा जीतेगा वो क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। तो कल पार्लियामेंट को लगे कि नहीं यार हमें ये नहीं सिस्टम करना, हमें प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम लाना है, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, तो पार्लियामेंट उसके थ्रू चेंज कर सकती है, किसके थ्रू, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू भी। यूटी देखो आपको पता है सेंटर के अंडर आते हैं, सीधे डायरेक्ट रूल होते हैं, और लेफ्टिनेंट या उनके अपॉइंट होते हैं गवर्नर, ठीक है, डिप्टी गवर्नर, जो भी गवर्नर अपॉइंट होते हैं, राइट, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होते हैं, राइट, सिंपल है। तो यूटीज को आप कोई प्रोविजन को चेंज करना हो, जैसे पुडुचेरी है, चंडीगढ़, इन सब में कोई प्रोविजन चेंज करना हो तो आप क्या करते हो, सिंपल मेजर से कर सकते हो। उसके बाद कंफर्मेंट ऑफ मोर जुडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब कल पार्लियामेंट को लगा कि भाई हमें सुप्रीम कोर्ट और ज्यादा जुडिक्शन देना चाहिए, ठीक, और भी मैटर्स में, राइट, तो वो जुडिक्शन को बढ़ा सकती है बस सिंपल मेजॉरिटी। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट जो है तरीका अमेंडमेंट करने का, वो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। देखो इसमें कौन कौन से कर सकते हैं आप, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट क्या है, देखो मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस टू थर्ड मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कर सकते हो, फंडामेंटल राइट में अगर आप चेंज करना है, देखो इस मेजॉरिटी में वही प्रोविजंस होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, मतलब इसमें डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ते हैं आपकी पब्लिक लाइफ पे। तो फंडामेंटल राइट्स ऑब्वियसली आपकी डेली लाइफ में बहुत इंपैक्ट करते हैं, राइट, डे टू डे लाइफ अफेक्ट करते हैं। तो फंडामेंटल राइट को आप चेंज करना तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, डीपीएसपी, ये भी डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। और ऑल अदर प्रोविजंस व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड सेकंड टाइप, देखो हमने अभी देखा कि सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ये सारे मतलब कितने अमेंडमेंट कर सकते हो आप, 11 कर सकते हो, और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट के थ्रू आप इस मेजॉरिटी थ्रू कौन से 6 प्रोविजंस को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब पीछे जो भी बच जाएगा फंडामेंटल राइट भी आप इसी करोगे प्लस डीपीएसपी, और पीछे जो भी बच जाएगा वो किसके थ्रू करोगे, आप स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट के थ्रू ही करोगे, ठीक है। तो गाइस आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, और आप इसको बार-बार रिवाइज करिएगा, ठीक है, ठीक है। आई थिंक आप जैसे इसको बार-बार पढ़ोगे आई थिंक आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर चीजें आ जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।